Hello friends, welcome to IMS Gate Academy. Today I have with me Dharmesh Tal, AIR 21 from the PI branch. So Dharmesh, many congratulations to you, and how are you feeling right now? थैंक यू सर। फीलिंग काफी अच्छा हो रहा है कि AI-21 आई है। काफी Very good. प्राउड लग रहा है। वेरी गुड धर्मेश। सो धर्मेश, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं श्योर हूं कि हमारी इस डिस्कशन से जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उन्हें काफी बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, तो धर्मेश मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जनरल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही। जैसे आपने कब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, कब तक आपकी प्रिपरेशन हो गई थी, और आप टेस्ट सीरीज कब देना स्टार्ट किए एंड वगैरह वगैरह। एज ऑफ नाउ मैं अभी IIT में हूँ, दिल्ली में। तो इतना टाइम तो नहीं था कि मेरे पास कि मैं दोबारा से काफी लंबा टाइम ले पाऊँ इस प्रिपरेशन को गेन करने के लिए। पर एक्चुअली दिसंबर में हमारा सेमेस्टर ऑफ हो जाता है। दिसंबर टू जनवरी एक महीना खाली रहता है और जनवरी टू फरवरी एक मंथ एग्जाम का था। मेरे पास सिर्फ तकरीबन 2 ही मंथ थे। तो मैंने शुरू के जो पूरा मंथ खाली था उसमें अच्छे से जो नोट्स थे मेरे वो थोरोली पढ़े थे। कुछ कुछ बुक्स को भी रेफर किया था, पर ज़्यादातर मेरा फोकस नोट्स पे ही था। इसके अलावा कभी कभी नोट्स बनाता था, जैसे शॉर्ट नोट्स बना लिए। पर इतने ज़्यादा मेरे को बेनिफिट नहीं लगा था कुछ शॉर्ट नोट्स का, क्योंकि मैं ज़्यादातर यदि पढ़ता था तो बहुत जल्दी मेरे जो नोट्स थे खुद ही कवर हो जाते थे। मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेता था उन्हें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज लगाता था। टेस्ट सीरीज तकरीबन एक जैसे ही मेरा पूरा कोर्स खत्म हो गया, मैंने एक बार थोरली अपने नोट्स पढ़ लिए। कुछ जो फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस थे, वो जो मेन मेन जो क्वेश्चन थे वो लगा लिए थे। और पीआई के लिए जो स्पेशल थोड़े बहुत सिलेबस एक्स्ट्रा रहता है मैकेनिकल से, वो मैंने पढ़ लिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, कौन कौन से सिलेबस एक्स्ट्रा रहता है। वो मैंने पिछले कुछ पास्ट ईयर के 5-6 जो एग्जाम पेपर थे वो पढ़े, तो हो गया था मेरे। इसके अलावा सिर्फ बाद में फिर मैंने सिर्फ टेस्ट पे फोकस दिया था एक मंथ, ओके। जो लास्ट का फरवरी का मंथ था। और जैसे कि आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि आपने शॉर्ट नोट्स, आपने आपने अपना खुद का ही नोट्स बनाया एंड इट नीड नॉट बी शॉर्ट। आप पूरे डिटेल्ड वे में चीजों को पढ़ते थे, खुद के ही नोट्स बना लेते थे और उसी से आप रिवाइज करते थे। सो वेरी गुड धर्मेश, काफी अच्छा लगा। धर्मेश, मैथ्स और एप्टीट्यूड 28 मार्क्स का रहता है, काफी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रहता है एज फार एज गेट इज कंसर्न, और उसमें स्टूडेंट्स को अच्छा करना ही है। दे शुड एम टू डू गुड इन दिस। तो क्या आपने इस सेगमेंट को कुछ अलग तरीके से डील किया क्या? मैंने एप्टीट्यूड के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि एप्टीट्यूड एज इंजीनियर, यदि किसी का एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो फिर वो इंजीनियर कैसा होगा। एक एप्टीट्यूड अच्छा होना होता ही है इंजीनियर्स का। बट मैथमेटिक्स के लिए मैंने कुछ कुछ नोट्स किसी से प्रीफर कर लिए थे। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, यदि आप पढ़ो तो। यदि आपके पास यदि किसी की कोचिंग है, वो तो अपने नोट्स प्रीफर कर सकते हैं। यदि किसी के पास कोचिंग नहीं है तो ऑनलाइन काफ़ी अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं। आप उन्हें प्रीफर करो। तकरीबन 10-15 दिन में आपका पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चंस। और एक बार अच्छे से मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको गेट एग्जाम में इतना मुश्किल क्वेश्चन आने वाले हैं। गेट के लिए मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछते हैं गेट वाले। और उसके बाद अब जब भी टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे ही, तो वहां भी आपकी प्रैक्टिस हो ही जाती है। हाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो काफी अच्छी बात आपने बोली कि इंजीनियर्स की एप्टीट्यूड तो अच्छी होती ही है, और उसे बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। और मैथ्स में अगर कहीं पे कंसेप्ट्स लैकिंग है तो वो उसे कवर कर ले कहीं नोट्स वोट्स से, और उसके बाद प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस। सो वेरी गुड धर्मेश। धर्मेश, आप मुझे बताइए कि पीआई में मोस्टली फोकस प्रोडक्शन सब्जेक्ट पे रहता है ना? प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल में। प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल में तो वो आपकी आपकी वो स्ट्रेंथ बन गई होगी। पीआई में अगर अच्छा नंबर ला रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ होगी, राइट? राइट। किसी का यदि जैसे कोई मैकेनिकल से प्रिपेयर कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा ज़्यादा कोई फोकस करने की आवश्यकता नहीं है कि वो पीआई का दे रहा है तो उसको अलग से कुछ जाना पड़ेगा। 2-3 टॉपिक हैं वो कि यूट्यूब से भी आप यदि 2-3 घंटे भी पढ़ोगे उन टॉपिक्स को, सिर्फ 2-3 घंटे, मैं एक दिन में कह रहा हूँ कि एक दिन में वो कवर हो जाएगा। जितना जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो तुम एक दिन में ही सिलेबस को कवर करके
और अपना कह सकते हो कि पीआई का और मैकेनिकल का मेरा कंप्लीट हो गया सिलेबस। ओके, यहाँ पे मैं एक अलग से क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैकेनिकल और पीआई की प्रिपरेशन हम साथ में कर सकते हैं क्या, अच्छे तरीके से? हाँ, यस, सिलेबस आप मैकेनिकल का प्रिपेयर करो सही से, बिकॉज उसमें लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। पर यदि आपको नीटी या फिर आईआईटी बॉम्बे में आईयूआर जैसे कुछ अच्छे कोर्सेज हैं, वहाँ पे यदि जाना है तो आईआईटी ज्यादा प्रेफर करती हैं रैंक को नहीं, जबकि आईआईटी प्रेफर करती हैं गेट स्कोर को। तो पीआई से आपको अच्छा गेट स्कोर मिल सकता है यदि आपका आईआईटी वो मैकेनिकल से थोड़ा बहुत खराब हो गया एग्जाम, तो आपके पास एक ऑप्शन और रहेगा हाथ में कि आप वहां से आपको अच्छा गेट स्कोर लेके आप आईआईटी में अप्लाई कर सकते हो और अच्छी ब्रांचेस में आप अपना एडमिशन ले सकते हो। दे सकते हो। सो फ्यूचर एस्पिरेंट्स इस बात को आप नोट कर सकते हैं कि आप दोनों एग्जाम्स पीआई और एमई को साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकते हैं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। राइट, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे जो कि आप यूट्यूब वगैरह से कवर कर सकते हो। तो वो भी आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो वो आप 2-3 घंटे में करके और कंप्लीट कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट, तो पीवाईक्यूज तो इम्पोर्टेंट है ही, तो इवन पीआई के भी पीवाईक्यूज आपको लगाने चाहिए इफ यू आर एमिंग फॉर दैट एग्जाम। ओके धर्मेश, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को काफी डाउट रहती है कि वो जब अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें टेस्ट सीरीज कब से देना स्टार्ट करना चाहिए, जब उनकी फुल सिलेबस हो गई हो तब से, या फिर वो सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हैं टेस्ट सीरीज, जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हुई फिर टेस्ट से दे दिया, तो क्या आपकी इसमें अप्रोच क्या थी और आपको टेस्ट सीरीज से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? जब जैसे मैं पहले जब एग्जाम एक सिलेबस हो गया, एक कोर्स हो गया, जैसे जैसे पीएफएम का हो गया या किसी और कोर्स हो गया, कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज दिया करता था स्पेसिफिकली उसी सब्जेक्ट की। पर जैसे मुझे लगा कि तकरीबन 8-9 कोर्सेज हो चुके हैं मेरे, क्योंकि 10-12 कोर्स होते हैं उसमें से 8-9 हो चुके हैं, तब मैं कंप्लीटली कोर्स जो फुल लेंथ थे वो भी देने शुरू कर दिए थे मैंने पैरेलली। पर यदि आपके पास आपका सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास जनवरी कंप्लीटली और फरवरी हाफ के आसपास कभी कभी, तो क्योंकि मैकेनिकल कभी कभी 14-15 को होता है, तो 1.5 महीने का टाइम मिलता है, तो आपको अच्छे से अपने जो टेस्ट सीरीज है उस पर फोकस करना चाहिए। इससे सिर्फ कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि किस टाइम पे कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो कितने हो चुके हैं, तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट का एक समझ आएगा मेरा कहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है और कैसे उसको मैनेज करना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो धर्मेश, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये बताया कि अगर 7 to 8 या 6 to 8 सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से हो जाते हैं तो आप फुल लेंथ टेस्ट देना पैरेलली स्टार्ट कर दो, सो दैट आपको वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी टच में रहें। राइट, और रिवीजन की वन ऑफ द रिवीजन, अगर आपको सब्जेक्ट्स को याद रखना है, रिवाइज करते रहना, तो टेस्ट से बढ़िया चीज और कुछ नहीं हो सकती। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो धर्मेश, आपने शॉर्ट नोट्स के बारे में, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर इस पे फोकस करके बताएं कि शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, क्या आपने शॉर्ट नोट्स काफी प्रिसाइज बनाए थे या डिटेल बनाए? मैं चाहता हूं कि इस पे हम लोग फिर से बात। शॉर्ट नोट्स वैसे एक्चुअली कभी बनाता नहीं था, कुछ कुछ थे, जैसे मैथमेटिक्स के कुछ कभी लिख लिए कि फॉर्मूला लिख लिया एक शीट पे, तो पर मैं मानता हूँ कि शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं होते, वो आप पढ़ोगे तो फिर परेशान होगे कि यार ये फॉर्मूला लिखा कैसा है, क्यों आया है। तो एक बार यदि आपने एक बार कोर्स कर रखा है अच्छे से, तो आपको बार बार रिवीजन करोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेज मेरे को पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, तो आप पूरे नोट्स को भी तकरीबन 2 to 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको रोज रोज ये शॉर्ट नोट्स को खोल के और बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि शॉर्ट नोट्स उतने ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं कि आपको एक अच्छी रैंक प्रोवाइड करवा दें। करेक्ट, तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ फॉर्मूला जो आप बार बार भूल रहे हो कि वो फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं रह रहा है, उसको एक जगह लिख के और बार बार आप रिवीजन कर सकते हो, पर हर एक सब्जेक्ट का हमेशा बनाना जरूरी नहीं है, मैंने तो कभी नहीं बनाया। करेक्ट करेक्ट। सो धर्मेश ने काफी इंपॉर्टेंट बात बोली कि इन्होंने अपने हिसाब से उसे मोल्ड कर लिया, जो जो फॉर्मूला भूलते हैं उसको लिख लिया,
फिर और रिवाइज करने के लिए नॉट शॉर्ट नोट्स बट एंटायर नोट्स को आप अगर अच्छे से पढ़े हो तो 3-4 घंटे में आप उसे कवर कर सकते हो. सो ही डिडंट फील द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी शॉर्ट नोट्स. बट अगर किसी स्टूडेंट्स को जरूरत है तो वो अपना शॉर्ट नोट्स बना सकता है. दैट इज कंप्लीटली हिज और हर चॉइस. आपको बेनिफिशियल हो भी आपको सकते हैं, लगता नहीं है कि भी. लगता है कि हाँ, करेक्ट. जी सो आपको इट लगता है डिपेंड्स ऑन. कि हाँ, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. आपकी जैसी भी थिंकिंग है, कैसी आप सोच रहे हैं, वो डिपेंड करता है. वेरी गुड आंसर धर्मेश, वेरी गुड. धर्मेश, रिवीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आपको अच्छी मार्क्स चाहिए. जब आपको सब्जेक्ट्स याद ही नहीं रहेंगे तो आप एग्जाम में लिखोगे क्या? सो धर्मेश, आप मुझे अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजी बताओ. कैसे आपने इस पूरे चीज को, आप पूरे सब्जेक्ट्स को हमेशा टच में आप रहते थे? मैं लगभग हर दिन एक सब्जेक्ट रिवाइज करता था. जैसे किसी क्वेश्चन, जैसे मैं यदि मशीन डिजाइन आज कर रहा हूँ, क्वेश्चन लगा रहा हूँ मशीन डिजाइन के, तो पैरेलली में हमेशा शाम को सोने से पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नोट्स, जैसे मैंने बताया कि मेरे को 2-3 घंटे लगते थे, तो कम से कम जो भी सब्जेक्ट उसके से रिलेटेड में जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करके सोचता था कि कम से कम दो, एक सब्जेक्ट मेरा क्वेश्चंस हो गए एक सब्जेक्ट के, और एक सब्जेक्ट मेरा कम्प्लीटली नोट्स कंप्लीट हो गए. तो 2 सब्जेक्ट मेरे एक दिन में तकरीबन पैरेलली खत्म हो जाते थे. तो रिवीजन ऐसा रखना है कि एक सब्जेक्ट आपका रोज आप नोट्स के थ्रू कंप्लीट कर पाओ. एक नहीं तो 2 भी हो सकते हैं, वो अपने अपने पे डिपेंड करता है कि कौन कितना कर पा रहा है. पर मैं एक सब्जेक्ट हमेशा कंप्लीट करता था और एक क्वेश्चन करता था. 2 सब्जेक्ट, एक का न्यूमेरिकल, एक का थ्योरी. वेरी इम्प्रेसिव आंसर. एंड बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपकी रही कि आप कुछ, अगर ऑन वन हैंड अगर आप कुछ नया सीख रहे हो तो ऑन दी अदर हैंड आप पुराने चीजों को रिवाइज भी करते रहो, सो दैट एवरीथिंग इज इन बैलेंस. आप सुबह कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और फिर आप रात में सोने के पहले आप एक कोई दूसरी सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो. तो वेरी इम्प्रेसिव आंसर. और इस तरीके से आप चीजें के टच में आप रहोगे और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपको रिवाइज करने के लिए कुछ अलग से स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत है. चीजें अपने आप माइंड में फिट होती जाएंगी. वेरी गुड धर्मेश, वेरी गुड. धर्मेश, आप जानते हो कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाता है वैसे वैसे प्रेशर बिल्डअप होने लगती है और कई स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं. तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि लास्ट मंथ में आपकी कोई स्पेशल स्ट्रेटजी थी? आप अपने आप को कैसे बैलेंस रखे फ्रॉम द एग्जामिनेशन स्ट्रेस और एट द सेम टाइम आपको रिवाइज भी करते रहना है? तो इसके इस बारे में आप कुछ बताओ. जैसे टेस्ट सीरीज के अंदर यदि मोटिवेट रहना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि टेस्ट सीरीज में यदि आप एक बार के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो ऐसे टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ ऐसे पोर्शन भी होते हैं जो थोड़े सिंपल एग्जाम पेपर्स होते हैं. पहले आप उनको लगा के देखो, क्या उनमें आप, जैसे ही आप उनमें अच्छा परफॉर्म करने लगोगे तो आपका मोटिवेशन काफी बढ़ जाएगा. तो उससे आप अपना बैक वापस स्टडी पे आप फोकस कर पाओगे कब से कि आज मैंने कम से कम अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे थोड़ा और अच्छा पढ़ना चाहिए. या क्योंकि हर बार यदि आप डिफिकल्ट एग्जाम्स पे जाओगे तो हमें हो सकता है कि वहाँ पे आपके अच्छे स्कोर ना हो पाए, तो आप डिमोटिवेट हो गए. उससे अच्छा है कि थोड़ा कम मुश्किल पेपर उठा के उसको सोल्व किया जाए, तो आपका मोटिवेशन हाई रहेगा, तो अच्छे नंबर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते ओके. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपको ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए, स्ट्रेस कब आता है? जब आप खराब टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आपके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आते हैं. और जब ऐसी सिचुएशन रहे तो आप इजी से स्टार्ट करो. 1 मार्क्स के लगाओ, कुछ इजियर सब्जेक्ट टेस्ट, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो और गलतियों से सीखो एट द सेम टाइम. और फिर आप जब कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो फिर आप FLTs के लिए या हार्डर टेस्ट के लिए जा सकते हो. राइट धर्मेश? हैं. ठीक है. सो धर्मेश, एनी स्पेशल एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस, कोई स्पेशल एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी जिसके साथ आप माइंडसेट, किसी स्पेशल माइंडसेट के साथ आप एग्जामिनेशन लिखें कि मुझे ये पहले करना है, वो पहले करना है, इस सेक्शन को अटैक करना है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया. आजकल पहले शायद ऐसा होता था कि खुद 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी पहले आ गया, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले बाद में आ गया, या मतलब इधर-उधर हुआ करते. तो आजकल वैसे भी गेट ने ये 1 नंबर का अलग पहले है, फिर 2 नंबर के हैं. तो मैं ये तो इंश्योर करता था कि कम से कम 2 वाले पे थोड़ा टाइम फोकस ज़्यादा रहे,
क्योंकि 2 नंबर का यदि आपके हाथ से गया तो 2 नंबर जा रहे हैं वहाँ पे, बजाय कि 1 नंबर का थोड़ा टाइम यदि कंज्यूमिंग है 1 नंबर का क्वेश्चन, तो छोड़ दो उसको एक बार के लिए, क्योंकि वो टाइम हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो 2 नंबर का और वो आसान हो, पर वो छूट जाए आपसे। तो मेरा ये रहता था कि 2 नंबर वाले पे, जो 2 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन है, उन पे थोड़ा-सा फोकस ज़्यादा रखता था, बाकी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं था स्ट्रेटेजी की, कोई इस पोर्शन को या इस कोर्स को मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस रिलेटिवली ट्रिकियर हैं, ये जानने के लिए आपको पूरी पेपर गो थ्रू करनी पड़ेगी, राइट। और इसके लिए आप अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है स्टार्टिंग में, तो आप उसे स्किप कर दो, नो मैटर वो 1 मार्क्स के हो 2 मार्क्स के हो, नहीं बन रहा है तो आप स्किप करके सारी पूरी पेपर पढ़ लो। और उसके बाद जैसे जैसे आपके पास टाइम बचता है तो आप उन क्वेश्चंस पे फिर से आके आप उसे ट्राई कर सकते हो। तो ठीक है, बहुत बढ़िया धर्मेश, आपकी स्ट्रेटजी काफी सही है। और धर्मेश, मैं फाइनली आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक प्रिपरेशन फेज में एक स्टूडेंट को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, नो मैटर इट मे बी ड्यू टू पर्सनल रीजंस, इट मे बी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड कि मार्क्स टेस्ट सीरीज में अच्छे नहीं आ रहे हैं, इट मे बी ड्यू टू कि डिस्ट्रैक्शंस काफी हो रहे हैं, तो अपने आप को वो कैसे मोटिवेटेड रखेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसी कोई चैलेंजेस स्पेसिफिक आई और आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा और आज इस आपने ये अचीवमेंट किया। मैंने जैसे बताया कि यदि आप पूरे दिन एक शेड्यूल बना के रखो कि मुझे ये करना है, तो एक यदि आपका प्री शेड्यूल्ड होगा कि मेरे को आज दिन में ये करना है, तो आप एक तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे अपना, और यदि आपने वो कर लिया तो आपका मोटिवेशन वैसे हाई रहेगा कि हाँ, जो मैंने सोचा था आज के दिन के लिए वो कम्प्लीटली हो चुका है। और यदि आपको कुछ ऐसा लगे कि आज कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा फिजिकली इधर-उधर घूम के आओ, थोड़ा रनिंग-वनिंग करो, उससे क्या है थोड़ी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। मैं ये करता था कभी-कभी कि मुझे यदि स्ट्रेस ज़्यादा आ रही है तो मैं रनिंग के लिए चला जाता था। पर ज़्यादातर ये है कि आप प्री शेड्यूल रखो अपना पूरा दिन कि मुझे आज क्या करना है, किस-किस टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, किस सब्जेक्ट को मुझे आज पढ़ना है, और थोड़ा वैसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा चिल रहो और अपना यूट्यूब वगैरह देखो, किसी मोटिवेशन वीडियो देख लो या फिर वीडियोज़ देख लो, सॉन्ग सुन लो। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है कि एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया तो अब कुछ लोग कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। अपना चिल रहो, मैं तो कॉलेज जाया करता था आराम से। लास्ट टाइम पे नहीं गया था, मतलब बिल्कुल जब पास आ गया था एग्ज़ाम, पर वैसे जाता था और अपनी चिल ज़िंदगी जैसे चल रही थी आराम से वैसे चल रही थी। कभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया इस चीज़ का कि एग्ज़ाम आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम इस पर इसी पे फोकस करना है। करेक्ट। सो धर्मेश, बहुत अच्छे अपने पॉइंट बोली कि कभी आपको स्ट्रेस अगर लग भी जाए तो आप रनिंग के लिए चले जाते थे, तो आप भी स्टूडेंट्स भी इससे सीख सकते हैं कि मेडिटेशन कर सकते हैं, रनिंग के लिए जा सकते हैं। मेडिटेशन या योगा वगैरह करो, अपना स्ट्रेस थोड़ा डाउन हो जाएगा। पर बाकी ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना कि अब एग्जाम आ गया 16 घंटे पढ़ूंगा और वो नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर और ज्यादा स्ट्रेस आ रही है, 16 घंटे नहीं पढ़ पाया, ऐसा करेक्ट नहीं करना है। करेक्ट करेक्ट। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप के साथ नहीं सेट करना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं और नहीं कर पाऊं तो उससे स्ट्रेस जनरेट होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप अपने कैपेसिटी के अनुसार आप अपनी शेड्यूल को शेड्यूल बना सकते हो एक दिन पहले, और अगर आप उसे ही फॉलो करते हो तो उसी से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और दैट विल सेट द ट्यून फॉर द अपकमिंग डेज। सो धर्मेश, काफी इंस्पायरिंग आपकी पूरी जर्नी रही है, और मैं फिर से आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ कि इस अचीवमेंट के लिए। और आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सब कोई काफी एक्साइटेड होंगे। और एनी फाइनल वर्ड्स धर्मेश फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो 23 और 24 और 25 के लिए अपियर करना चाहते हैं? मैं तो बस यही कहूंगा थोड़ा चिल रहो, ज्यादा एग्जाम की स्ट्रेस मत लो। ओके, सो इन वर्ड्स ऑफ यार धर्मेश। एग्जाम के मार्क्स एक बार के लिए तो ठीक है, अगेन प्रिपेयर करो या फिर आईआईटीज में एक बार एडमिशन लेने के बाद ड्यूरिंग प्रिपेयर कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मत रहो बस। करेक्ट, स्ट्रेस में नहीं रहना है, चिल रहना है, यही धर्मेश की मैसेज होगी टू और द। ये
ये मत सोचो कि हम टॉपर्स थे या फिर हम टॉपर नहीं है तो हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा मार्क्स लाने से कि इंजीनियरिंग में अच्छे नहीं हमारे मार्क्स थे या 10th 12th में नहीं थे तो अब भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जिस दिन से आप शुरुआत करोगे वहीं से ही आपका नई जर्नी शुरू हो जाती है, तो आप वहीं से अपना बेस्ट दो और पीछे का मत सोचो कि मैं पीछे से भी पहले कमजोर था एजुकेशन में और अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं। वेरी गुड पॉइंट धर्मेश। आप पहले क्या थे क्या नहीं थे ये मैटर नहीं करता है, जब जागो तभी सवेरा। यस। Correct. So Dharmesh, once again, many congratulations. Thank you for coming on this video, for doing this session. So I'm sure that all the future aspirants will be benefited from this. So Dharmesh, thank you very much. And थैंक यू। thank you to all the viewers. Thank you.